गुड मॉर्निंग एवरीवन। बताएं, लास्ट लेक्चर तक मेरा कहना है कि मैंने इंडिया में कितनी तरह की कंपनीज या एसोसिएशन काम कर रही है उसके बारे में बेसिक बात कर ली। और मैंने कहा कि इंडिया में या तो एक एसोसिएशन अगर कंपनी के रूप में काम करना चाहती है तो इट वर्क्स एज रजिस्टर्ड कंपनी, या फिर दूसरा उसके पास रास्ता है कि वह किस तरह से काम करे बच्चों, स्टेशनरी कंपनी की तरह। और तीसरा है कि वह इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट होकर इंडिया में बिजनेस करे। तो कंपनी फॉर्म में अगर देखा जाए तो इंडिया में सिर्फ तीन ही तरह की कंपनीज काम करती हैं। वन इज रजिस्टर्ड, अनदर वन इज स्टेशनरी एंड द थर्ड वन इज फॉरेन कंपनी। बट मैंने आपको ये भी बता दिया था कल कि अगर हम कंपनीज एक्ट में बात कर रहे हैं तो वी विल ऑलवेज बी टॉकिंग अबाउट कि कंपनी का मतलब रजिस्टर्ड कंपनी से है। मतलब कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी हमेशा और हमेशा रजिस्टर्ड कंपनियों पर ही रहेगी दोस्तों। ये कल बात मैंने बेसिक में आपको कह दी थी। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे किसी स्टेशनरी कंपनी को तो फिर ऐसे केस में ऐसी स्टेशनरी कंपनी को भी क्या करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कुछ स्टेशनरी कंपनीज रिकॉग्नाइज भी हुई है, दैट इज एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है और बोला गया है कि आपको कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा एंड दिस कंपनी इज फॉलोइंग कंपनीज एक्ट। करेक्ट है। और जब अपन बात करते हैं फॉरेन कंपनी की तो मैंने कहा कि कुछ ही सिलेक्टिव ऐसे प्रोविजन है जो इन कंपनियों को फॉलो करना पड़ते हैं। और कुछ सेक्शन भी मैंने आपको लिखवाए थे, जैसे 379 टू 393, एक बार चेक करिएगा। ठीक है, 379 टू 393 ये सेक्शन मैंने शायद आपको लिखवाए हों कल। कौन से लिखवाए थे? 378 नहीं बेटा, वो 379 से लेकर है, डैश लगाया है 393, इसका मतलब 379 से लेकर जाएंगे 393 तक। करेक्ट है। प्लस मैंने कहा था कुछ और सेक्शंस भी हैं जो इससे डील करते हैं, पर जब भी जरूरत पड़ेगी तब मैं उनके बारे में बताऊंगा। यहां तक कोई प्रश्न हो तो बताइए। चलिए, आज से बेसिकली हम लोग शुरू कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज। कल मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट, बताएं हाँ या ना। अब अपन बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज। अब मुझे बताइए मैं टाइप्स ऑफ कंपनीज किसके बारे में बात कर रहा हूँ? डेफिनेटली अपन बात कर रहे हैं अब टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज, क्योंकि अब कंपनीज एक्ट शुरू हो चुका है। अब कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अब आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट स्टेशनरी कंपनी, आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट फॉरेन कंपनी। अब सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनी के बारे में बातचीत होगी। अगर एक कंपनी बच्चों रजिस्टर होना चाहती है तो उसके पास सबसे पहले दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वह अपने आप को रजिस्टर करे एज अ प्राइवेट कंपनी या अपने आप को रजिस्टर करे एज अ पब्लिक कंपनी। इसका मतलब सर ओपीसी, ओपीसी भी अगर आपको रजिस्टर होना है तो पहला आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? प्राइवेट कंपनी ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जब भी अगर आप एक कंपनी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, जिस पर कंपनीज एक्ट लगवाना चाहते हैं, तो पहला ऑप्शन आपको क्या डिसाइड करना होगा बच्चों? वेदर दिस कंपनी वुड बी अ प्राइवेट कंपनी और इट वुड बी अ पब्लिक कंपनी। इन दोनों में से किसी एक को आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर? अब यही कंपनी जो आपने प्राइवेट कंपनी के रूप में चूज कर ली है या पब्लिक कंपनी के रूप में चूज कर ली है, हो सकता है आपने प्राइवेट में किसको चूज किया हो? ओबीसी को। आपको इसका एक और क्लास डिसाइड करना पड़ेगा बच्चों कि ये प्राइवेट या पब्लिक जो आपने चूज की है रजिस्टर करने के लिए, आप उसे किस तरह की बनाना चाहते हैं। वेदर यू वांट टू मेक इट एज लिमिटेड बाय शेयर्स और यू वांट टू मेक इट एज लिमिटेड बाय गारंटी और यू वांट टू मेक इट एज अनलिमिटेड कंपनी। इसका मतलब ध्यान रखिएगा, एक प्राइवेट या पब्लिक के लिए इन तीनों में से सिर्फ एक और एक होना जरूरी होता है। इसका मतलब हम प्राइवेट या पब्लिक
ऐसी बनाना चाहते हैं अगर जो ना लिमिटेड बाय शेयर्स हो, ना लिमिटेड बाय गारंटी हो, ना ही अनलिमिटेड हो, तो हम ऐसी प्राइवेट या पब्लिक नहीं बना सकते। हमको इन तीनों में से चूज करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक को ही। इसका मतलब अगर मैंने प्राइवेट या पब्लिक डिसाइड कर ली है कि मैं बनाना चाहता हूं, तो या तो मैं उसे लिमिटेड बाय शेयर्स रख लूं, या मैं लिमिटेड बाय गारंटी, या अनलिमिटेड। पर अगर मैं चाहता हूं कि लिमिटेड बाय गारंटी भी रहे और अनलिमिटेड भी रहे, तो ये सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो तुमने जो भी कंपनी को चूज किया है, वेदर यू मेक इट एज अ प्राइवेट और पब्लिक, एक और सिलेक्शन एट द सेम टाइम आपको करना पड़ेगा कि ये कंपनी आप कौन सी बनाना चाहते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड। अब ये कंपनियां क्या होती हैं ये अगला डिस्कशन है, लेकिन हाँ इतनी बात क्लियर। तो अगर आपने रजिस्टर्ड कंपनी के बारे में बात करना चूंकि शुरू कर दी है और आप कंपनीज एक्ट अब शुरू किए हो, इसकी एप्लीकेबिलिटी आप जानना चाहते हो, तो मैंने क्या कहा, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू दी रजिस्टर्ड कंपनीज। करेक्ट। स्टेचुरी कंपनी हम मान रहे हैं कि सीजे का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, फॉरेन कंपनी की अभी अपन कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रजिस्टर्ड कंपनी ईदर यू विल सिलेक्ट इट एज प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ठीक है। प्राइवेट में मैं लिख दूं इंक्लूडिंग ओपीसी, प्राइवेट में मुझे लिख देना चाहिए कि यह ओपीसी होगी। इनमें से जो भी कंपनी आपने सिलेक्ट की है, वेदर यू हैव सिलेक्टेड इट प्राइवेट और पब्लिक एज द केस मे बी, मेरी बात समझ में आ गई। दूसरा बाइफरकेशन आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3 बाइफरकेशन और मैं कर रहा हूं, ठीक है। शैल बी ऑफ ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग, मैंने कहा ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग, दैट मीन्स व्हाट, कि या तो इनमें से वह लिमिटेड बाय शेयर्स रहे, या वह लिमिटेड बाय गारंटी रहे, या वह अनलिमिटेड कंपनी रहे, बट इनमें से कोई एक ही हो सकती है, ठीक है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि प्राइवेट पब्लिक अलग होती है और लिमिटेड बाय शेयर्स कोई अलग ही तीसरी तरह की कंपनी है, लिमिटेड बाय गारंटी कोई चौथी तरह की कंपनी है, अनलिमिटेड कंपनी कोई 5वीं तरह की कंपनी, ऐसा नहीं है। पहला बाइफरकेशन, हर कंपनी या तो प्राइवेट होगी या पब्लिक होगी, ये बात तय है। इन दोनों में से उसका एक होना जरूरी है। प्राइवेट में भले ही वो ओबीसी भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद दूसरा बाइफरकेशन क्या होगा कि या तो वो लिमिटेड बाय शेयर्स बने, या लिमिटेड बाय गारंटी बने, या अनलिमिटेड बने। करेक्ट है। तो कोई ना कहीं मुझे, चाहे मैं लिमिटेड बाय शेयर्स बनाऊं या गारंटी बनाऊं या अनलिमिटेड बनाऊं, बट वो होगी तो या तो प्राइवेट या पब्लिक ही, कोई और कंपनी वो नहीं हो सकती। यही कंपनी जो आपने चूज कर ली है इस तरह से, प्राइवेट, पब्लिक और लिमिटेड बाय शेयर्स, बाय गारंटी या अनलिमिटेड। अब सुनना ध्यान से, अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है दोस्तों लिस्टेड कंपनी की, तो वह लिस्टेड मानी जाएगी। मतलब उसे कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, किसकी, लिस्टेड के। अगर वह लिस्टेड की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो वह ऑटोमेटिकली किस में चली जाएगी, अनलिस्टेड में। मेरी बात क्लियर। तो मुझे क्या कहना चाहिए, इफ सेटिस्फाई कंडीशंस of listed company, then listed as well, otherwise क्या होगी बच्चों, अनलिस्टेड।
अगर वह लिस्टेड कंपनी की सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन तो वो लिस्टेड मानी जाएगी, नहीं कर रही है तो अनलिस्टेड मानी जाएगी। अब ये भी बहुत समझना जरूरी है कि लिस्टेड कंपनी की कंडीशंस क्या है। जो कंपनी उस कंडीशन को पूरा करेगी एट द सेम टाइम वो क्या बन जाएगी, लिस्टेड। और अगर उन कंडीशंस को पूरा नहीं करेगी तो वो क्या बन जाएगी, अनलिस्टेड। मेरी बात क्लियर, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं तीसरी दोस्तों, थर्ड। इफ सेटिस्फाई कंडीशंस it may be one or more of the following। अगर यह कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो यह इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा हो सकती है। अगर यह कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा हो सकती है। अब समझिएगा, अगर यह होल्डिंग की कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो एट द सेम टाइम यही कंपनी क्या बन जाएगी बच्चों, होल्डिंग कंपनी। अगर वह सब्सिडरी की कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो यही कंपनी क्या बन जाएगी, सब्सिडरी कंपनी। अगर वह सेक्शन 8 की कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो सेक्शन 8 बन जाएगी। वही कंपनी अगर डॉर्मेंट की कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो डॉर्मेंट बन जाएगी। वही कंपनी अगर स्मॉल की डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगी तो स्मॉल। वही कंपनी अगर निधि की डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगी तो निधि कंपनी। मेरी बात समझ में आ गई। गवर्नमेंट कंपनी की कंडीशन सेटिस्फाई करे तो गवर्नमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी की कंडीशन सेटिस्फाई करे तो इन्वेस्टमेंट कंपनी। मतलब जिस कंपनी की कंडीशन हम पूरी करते जाएंगे हम उसमें फॉल करते चले जाएंगे। ये एक ब्रॉड व्यू है बच्चों। अब इन्हीं को हमें समझना है कि सबसे पहले जब मैं प्राइवेट चूज करता हूं तो मैं क्या चूज कर रहा हूं। मैं पब्लिक बनना चाहता हूं तो मैं पब्लिक कब बनूंगा। अगर मैं लिमिटेड बाय शेयर्स बनना चाहता हूं तो मुझे क्या फायदे मिलेंगे, तो मैं लिमिटेड बाय शेयर्स चूज करूं। मैं लिमिटेड बाय गारंटी चूज करता हूं तो मुझे क्या फायदे या क्या नुकसान है। अनलिमिटेड में चूज करूंगा तो मुझे क्या फायदे और क्या नुकसान है। बट ये बात तय है कि मेरी कंपनी पहले या तो प्राइवेट है या पब्लिक है, उसके बाद या तो लिमिटेड बाय शेयर्स है, बाय गारंटी है या अनलिमिटेड है। अगर मैं लिस्टेड की कंडीशन सेटिस्फाई करूंगा तो मैं लिस्टेड हूं, अदरवाइज मैं ऑलवेज अनलिस्टेड हूं। और इसके अलावा मैं जिसकी कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई करता चला जाऊंगा मैं वहां पर भी फॉल करता चला जाऊंगा। मेरी बात क्लियर इतनी। तो देखो यहां पर आपको शैल बी है, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यहां पर भी इन दोनों में से आपको एक ही होना है बच्चों, लिस्टेड या अनलिस्टेड, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बट यहां पर आप जितनी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे आप उतनी में फॉल करते चले जाएंगे। एक एग्जांपल देता हूं। तुमने सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन पढ़ रखी है जब तुम छोटे थे तब, तो तुमने क्या पढ़ा था बहुत जनरल बात करते हैं कि जब एक कंपनी के मोर देन हाफ मतलब 50% से ज्यादा शेयर कैपिटल अगर किसी दूसरी कंपनी के पास है तो वो कंपनी जिसकी शेयर होल्डिंग किसी दूसरी के पास है वो सब्सिडरी होती है, और जो होल्डिंग रखता है उसे होल्डिंग कहते हैं। करेक्ट है? तो सुनना मेरी बात। मान लो एक एच कंपनी है, ये एस में 51% होल्डिंग रखती है, ठीक है। अब यही एस किसी S1 में फिर से 51% होल्डिंग रखती है। तो मुझे एक बात बताओ, ये एस
सब्सिडरी भी है और होल्डिंग भी है। मेरी बात समझ में आ गई? करेक्ट। इस एस में ही दोस्तों, इस एस में ही कोई मान लो जे कितने होल्डिंग रखता है, मान लो 20%। तो जब तुम छोटे थे तो तुम ये भी पढ़कर आए थे कि जो कंपनी एक कंपनी में 20% या उससे ज्यादा की होल्डिंग रखते हैं तो ये कंपनी क्या हो जाएगी? एसोसिएट। हाँ या ना? तो ये सब्सिडरी भी है, ये होल्डिंग भी है और ये एसोसिएट भी है। करेक्ट है। और अगर मान लो एच भी कोई गवर्नमेंट कंपनी हो, क्या हो? गवर्नमेंट कंपनी हो, तो फिर एच के बाद एस क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज गवर्नमेंट कंपनी। मेरी बात क्लियर है? मतलब एक कंपनी एक से ज्यादा कैटेगरी में फॉल कर सकती है, बट वो कहां बनेगा? वो यहां बनेगा बच्चों। मेरी बात समझ में आ गई? तो एक पॉइंट छूट रहा है, एसोसिएट कंपनी और लिखिए। मेरी बात क्लियर? तो बताओ कंपनीज एक्ट कौन सी कंपनी पर एप्लीकेबल है? सबसे पहले या तो प्राइवेट या फिर पब्लिक। वही कंपनी आपने कौन सी चूज की? या तो लिमिटेड बाय शेयर्स, बाय लिमिटेड बाय गारंटी या फिर अनलिमिटेड। वही कंपनी अगर किसकी कंडीशन पूरी करेगी तो वह लिस्टेड मानी जाएगी, अदरवाइज वही कंपनी क्या होगी? बात क्लियर? तो इन दोनों में से कोई एक होगी। इसके बाद वही अगर ये होल्डिंग की कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो होल्डिंग हो जाएगी, सब्सिडरी की कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो सब्सिडरी। डॉर्मेंट, सेक्शन 8 जिनमें आप कंडीशन पूरी करते चले जाओगे आप उसमें फॉल करते चले जाओगे। क्लियर? मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि किसकी कंडीशन क्या है, किसकी कंडीशन क्या है। अगर हम ये सीख जाएं कि किसकी कंडीशन क्या है तो हम बता सकते हैं कि ये कंपनी कौन सी है। और अगर आप ये डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो कि ये कंपनी कौन सी है तो ध्यान रखना, आप कंपनीज एक्ट कितना ही पढ़ लो, आप ढंग से प्रोविजन नहीं लगा पाओगे। सबसे पहले ये बात सीखना कि ये कंपनी कौन सी है। अगर ये आप क्लियर कर पाएंगे तो ही आप समझ पाएंगे कि कौन से सेक्शन इस पर लगेंगे और कौन से सेक्शन इस पर नहीं लगेंगे। दैट मीन्स कंपनीज एक्ट के सेक्शन किसके हिसाब से बदलते हैं? कंपनी के हिसाब से बदलते हैं। अगर अपन समझ ही नहीं पाएंगे कि उस कंपनी में फॉल कर रही है या नहीं तो फिर अपन कुछ भी कर लो, चाहे 470 सेक्शन याद कर लो, आप वहीं हो जहां से आपने शुरू किया था। मेरी बात क्लियर है? तो ये एक बहुत बेसिक पॉइंट है बच्चों जो अपने को सीखना है, तभी जाकर अपना ज्ञान आगे काम आएगा, वरना काम नहीं आएगा। मेरी बात क्लियर अब? ठीक है। तो अब अपने को क्या समझना है बच्चों कि अगर मैं प्राइवेट चूज करता हूं तो मुझे कौन सी कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा। अगर मैं पब्लिक चूज करता हूं तो वो कौन सी होगी। लिमिटेड बाय शेयर्स चूज करूं तो क्या फायदा, लिमिटेड बाय गारंटी चूज करूं तो क्या फायदा। ये बातें अपने को अब समझनी है। और प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन अब आप बताएं कहां दे रखी है? टू क्लॉज 68 ओपीसी, बिल्कुल सही बताया आपने, 2 क्लॉज 62 पब्लिक कंपनी, 2 क्लॉज 71। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन कहां दे रखी है बच्चों? 2 क्लॉज 71 में। ठीक है। लिमिटेड बाय शेयर्स 2 क्लॉज 22, लिमिटेड बाय गारंटी 2 क्लॉज 21। सर ये याद करने पड़ेंगे, याद हो जाएंगे बच्चों। अनलिमिटेड कंपनी 2 क्लॉज 92,
लिस्टेड कंपनी टू क्लॉज 52, अनलिस्टेड की बताई नहीं गई, उन्होंने बोल दिया जो लिस्टेड है वो ठीक है, जो लिस्टेड नहीं है वो सब अनलिस्टेड है, तो अनलिस्टेड की उन्होंने कोई डेफिनेशन नहीं बताई। उसके बाद होल्डिंग कंपनी, बिल्कुल सही, कौन है ये, टू क्लॉज 46, वेरी गुड। सब्सिडरी टू क्लॉज 87, सेक्शन 8 को तो बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लिखा हुआ है सेक्शन 8। डॉर्मेंट कंपनी सेक्शन 455। स्मॉल कंपनी टू क्लॉज 85। निधि कंपनी सेक्शन 406। गवर्नमेंट कंपनी टू क्लॉज 45। इन्वेस्टमेंट कंपनी सेक्शन 186। एसोसिएट कंपनी टू क्लॉज 6। ठीक है, जिनको अब फोटो लेना है बच्चों, वो पहला ये बोला फोटो खींच लें, 2 मिनट पहले उनकी मदद कर दूं जो फोटो लेना चाहते हैं, फिर बाकियों की मदद कर दूंगा। ठीक है, आगे ये 186 है बेटा, किसकी, इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है, ये लिख लिया, अब ये आ जाइए, ये सबसे शुरुआत का इंट्रोडक्शन का मेन चार्ट है बच्चों। ठीक, अगर आप इसको करेंगे तो ही कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी समझ पाएंगे, वरना नहीं। जैसे उदाहरण के लिए, ठीक है, माय मिस्टेक बेटा, अब क्लियर हो रही है पूरी स्क्रीन। प्रिंस, इससे पहले वाला वापस बताऊं, ये देखना बेटा, मैंने इधर देखा नहीं था, ये देखो, ये रही पूरी स्क्रीन। ठीक है, और इससे पहले वाला ये रहा। ठीक है, 2 मिनट, शायद मैं स्क्रीन को सेट कर दूं एक बार। अब तुम छोटे थे तो क्या सीख कर आए, वुमेन डायरेक्टर कौन सी कंपनी को रखना है, एक लिस्टेड कंपनी को। मैं बाकी की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी सब सिखाऊंगा। वुमेन डायरेक्टर का प्रोविजन था ना तुम्हारे इसमें, नहीं था क्या, अरे था यार बच्चों यार, जिसमें कहा था एक लिस्टेड कंपनी को क्या करना है, वुमेन डायरेक्टर रखना है। इसका मतलब अगर मैं अनलिस्टेड हूं तो मुझे वुमेन डायरेक्टर रखना ही नहीं है। एक रिक्वायरमेंट और है उसकी कि अगर अनलिस्टेड हो पर 100-300 में आ रहे हो तो बात अलग है। बट अगर मान लो कोई प्रोविजन सिर्फ लिस्टेड पे लग रहा है, बाकी पे नहीं लग रहा, तो खुली बात है कि मैं अगर अनलिस्टेड हूं तो मुझ पर तो ये लगना ही नहीं है। कुछ प्रोविजन सिर्फ होल्डिंग पे लग रहे हैं या कुछ प्रोविजन सिर्फ सब्सिडरी पर लग रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं होल्डिंग या सब्सिडरी में फॉल नहीं करता तो मैं उन प्रोविजन को भी फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं हूं। ठीक है, अब लिखिएगा जरा कॉपी में, the provisions of Companies Act, the provisions of Companies Act, the provisions of Companies Act changes according to types of company.
according to types of company. That means there may be certain provisions, विधि यहां से लिखना, that means there may be certain provisions which are applicable only to holding company, which are applicable only to the holding company. Or there may be certain benefits, or there may be certain benefits which are available to government company, comma section 8 company, comma निधि कंपनी, और a private company. Or a private company. That's why it becomes very much necessary, to be clear about the type of company we are dealing with. Dealing with. Otherwise, we may make mistake in applying Companies Act. We may make mistake in complying or applying Companies Act. मेरी बात क्लियर? तो यह बात तुमको बच्चों कंपनी को देखकर डिसाइड करना पड़ेगी कि भैया हमारी कंपनी कौन सी कंपनी में फॉल कर रही है। अगर हम ये नहीं कर पा रहे तो आकाश सुमन, मैं माफी चाहता हूं, आपका ज्ञान कंपनीज एक्ट में आपको रिजल्ट नहीं देगा। क्योंकि जब CSEE में थे तो ये तो पढ़कर आए थे तुम कि स्मॉल कंपनी को कुछ बेनिफिट होते हैं। और हाँ सर, हमने ये पढ़ा था कि स्मॉल कंपनी को साल में 2 बोर्ड मीटिंग रखनी पड़ती है। नहीं पढ़ा था क्या? पढ़ा था यार तुमने यार। सर हमने पढ़ा था कि डोरमेंट कंपनी पर ऑडिटर रोटेशन एप्लीकेबल नहीं होता, OPC और स्मॉल पे भी एप्लीकेबल नहीं होता। ये पढ़ा था ये था। तो इसका मतलब अगर मैं अपनी कंपनी को कहीं कैटेगराइज नहीं कर पा रहा हूं तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि कौन सा प्रोविजन लग रही है और कौन सा प्रोविजन नहीं लग रही है। तो कैटेगराइज करना बहुत जरूरी होगा। अनुराग जायसवाल, कशिश असरानी, ये सब टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी ही है। चलिए
अब समझते हैं कि अगर हम प्राइवेट कंपनी को चूज करते हैं कि हमें क्या बनानी है, प्राइवेट कंपनी, तो हमें कौन सी कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर हम प्राइवेट कंपनी की कंडीशंस पूरी नहीं करेंगे तो पक्का है कि हम पब्लिक कंपनी में फॉल करेंगे, क्योंकि प्राइवेट या पब्लिक में से कोई एक ही होती है, हाँ या ना। मतलब जो प्राइवेट नहीं वो 100% पब्लिक है, बस शर्त है रजिस्टर्ड भी है। हमारी बात क्लियर। तो किसी स्टेशनरी कॉर्पोरेशन को मत बोल देना कि ये प्राइवेट है कि पब्लिक है। किसी फॉरेन कंपनी से संबंधित बात आए और ये मत अपने आप को पूछ लेना कि भैया ये प्राइवेट है कि पब्लिक है, क्योंकि फॉरेन कंपनी का बाइफर्केशन प्राइवेट पब्लिक में नहीं होता। स्टेशनरी कंपनी का बाइफर्केशन प्राइवेट पब्लिक में नहीं होता। जो बाइफर्केशन होता है प्राइवेट पब्लिक में वो किसका होता है, रजिस्टर्ड कंपनी का। इसका मतलब जो भी प्राइवेट पब्लिक हम समझ रहे हैं वो ये बात तय है कि इट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ। मेरी बात समझ में आ गई? कोई प्रश्न यहां तक? चलिए, तो सबसे पहली बात, अगर हमने उसे चूज कर लिया एज अ प्राइवेट कंपनी तो 2 क्लॉज 68 हमें कौन सी कंडीशंस पूरी करने को बोलता है। What are the conditions to be fulfilled to be company of 2 clause 68? प्राइवेट कंपनी होने के लिए कौन सी कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी? तो उसने कहा आप रजिस्टर्ड तो होंगे, ये बात तो तय है। जो एक्ट में लिखी है वो कंडीशंस भी आपको पूरी करनी है, वो बात भी तय है कि प्राइवेट कंपनी के हिसाब से कुछ प्रोविजन है तो वो आपको फॉलो करने। बट कुछ खास बातें जो हम आपको कह रहे हैं वो आपको ये फॉलो करना है। पहला, इन इट्स एओए, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वह क्या करे, रिस्ट्रिक्ट करे, वह क्या करे, लिमिट करे, और वह प्रोहिबिट करे। सर इन तीनों को करना जरूरी है? यस, इन तीनों को करना जरूरी है। मतलब कुछ मामलों को उसे रिस्ट्रिक्ट करना है अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, कुछ मामलों को उसे लिमिट करना है, और कुछ मामलों को उसे बच्चों प्रोहिबिट करना है। अब किसे लिमिट करना है, किसे रिस्ट्रिक्ट करना है और किसे प्रोहिबिट करना है, और इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है, रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है और प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है, अपन ये समझेंगे। समझे? होना कहां चाहिए ये कंडीशंस? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है ये अगला मुद्दा है। पहले अपन ये समझ लें कि टाइप्स ऑफ कंपनी क्या है। अगर ये समझ गए तो फिर उसके बाद अपन एमओए और एओए पे आएंगे। ठीक है। तो जो कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से दोस्तों रिस्ट्रिक्ट करेगी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, एक जो कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से दोस्तों रिस्ट्रिक्ट करेगी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड लिमिट करेगी किसे, नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। ठीक है। इन 200 की कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो भी इस प्रिंसिपल में बताया हुआ है कि भैया हमने आपको कहा कि 200 से ज्यादा मेंबर मत रखना, तो 200 को कैलकुलेट कैसे करोगे। तो उसने कहा प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन। एक बात हमेशा ध्यान रखना,
जहां भी कंपनी लॉ में कोई अमाउंट आ जाए या नंबर आ जाए तो प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। जैसे एक जनरल मीटिंग में कोरम क्या है, 5, 15, 30, अगर पब्लिक कंपनी है तो। गलत कहा क्या मैंने? ये नहीं था क्या CSWT में कोरम ऑफ जनरल मीटिंग? था यार, नहीं था? CM मोदी होगा, था। ये बच्चे को चेहरे देखकर ऐसा लग रहा है नहीं होगा यार, नहीं तो इतने बच्चे थोड़ी खामोश रहते हैं। था, लास्ट बैच के बच्चे तो बोल रहे थे कि था। तो पब्लिक कंपनी में 5, 15, 30 होती है, तो कैसे कोरम काउंट करोगे 5, 15, 30? एक अनलिस्टेड कंपनी में अगर पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है तो कैसे काउंट करोगे? टर्नओवर 300 करोड़ है तो कैसे काउंट करोगे? जब भी अमाउंट या नंबर कंपनीज एक्ट में कहीं कुछ दिया होता है तो वो काउंटिंग का तरीका दे रखा होता है, यही नियम है लॉ का। और ये सिर्फ कंपनीज एक्ट में होता है ऐसा नहीं है, इट इज अप्लीकेबल टू एवरी सब्जेक्ट मैटर। ये हर जगह बच्चों अप्लीकेबल है। तो जहां 200 की आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कैसे कैलकुलेट होगा? तो उसने कहा सबसे पहले joint members shall be counted as 1. दो सौ की कैलकुलेशन में अगर कोई ज्वाइंट मेंबर है, मैं और मेरा भाई दोनों ने मिलकर कंपनी के शेयर्स खरीदे और हम कंपनी में मेंबर बन गए, तो हम दोनों को काउंट क्या किया जाएगा? 1। ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल, एम्प्लॉई मेंबर, कोई एम्प्लॉय भी है और मेंबर भी है कंपनी का, या फिर एक्स एम्प्लॉय मेंबर, मतलब जब वह एम्प्लॉय था तब वो मेंबर बना बट आज एम्प्लॉय नहीं है, शैल बी एक्सक्लूडेड, शैल बी एक्सक्लूडेड। तो कैलकुलेशन क्या कहती है कि एम्प्लॉई जो मेंबर है या एक्स एम्प्लॉई मेंबर यहां 200 की कैलकुलेशन में काउंट नहीं होगा और जॉइंट मेंबर्स वुड बी काउंटेड एज 1। तो ध्यान रखें, आपको आपके आर्टिकल में ये लिखना पड़ेगा कि हाँ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या है? रिस्ट्रिक्टेड। ये लिखना पड़ेगा कि मेंबर्स की संख्या क्या है? लिमिटेड। और प्रोहिबिट करना पड़ेगा ऑन, प्रोहिबिशन ऑन invitation to public to subscribe securities of company। ठीक है, आपको पब्लिक को इनविटेशन नहीं देना है कि हम क्या करें, हमारी सिक्योरिटीज खरीद लें। इसका मतलब यह कंपनी क्या इशू नहीं कर सकती? नो प्रोस्पेक्टस अलाउड। बात क्लियर? प्रोस्पेक्टस से क्या आता है? पब्लिक इशू आता है। तो प्रोस्पेक्टस या पब्लिक इशू अलाउड नहीं है। ठीक है। ज्वाइंट मेंबर्स अगर एम्प्लॉई होंगे तो नहीं काउंट करना है मेरे भाई, है ना? वो तो नियम है ही, एम्प्लॉई मेंबर और एक्स एम्प्लॉय मेंबर काउंट नहीं होंगे। अब ज्वाइंट मेंबर्स अगर दोनों ही एम्प्लॉई हैं तो वो तो हैं तो एम्प्लॉई मेंबर ना, तो काउंट नहीं होंगे। ठीक है। तो अगर प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो तो एक्ट में दिए हुए प्रोविजन तो तुम्हें फॉलो करना ही है, क्योंकि मैंने तो बताया है एक्ट में कंपनी टू कंपनी प्रोविजन क्या करते हैं? डिफर करते हैं। बट सबसे पहले आपको यह इंश्योर करना पड़ेगा कि आप इस कंडीशन को पूरा कर रहे हो। अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपने ये तीनों बातें लिख रखी हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब एक डॉक्यूमेंट है, आप अभी ऐसा समझ लें, जिससे कंपनी क्या होती है? रजिस्टर होती है। तो उसमें ये तीनों बातें तुम्हें लिखनी पड़ेगी कि भैया देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, देयर इज अ लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स एंड देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन टू पब्लिक। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा बाकी की रिक्वायरमेंट जो है वो आपको फॉलो करनी है। अब सुनना मेरी बात,
इन दोनों शब्दों में अंतर क्या है? रिस्ट्रिक्शन शब्द क्या होता है और प्रोहिबिशन शब्द क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन का मतलब है बच्चों अलाउड तो है बट सब्जेक्ट टू कंडीशंस, बट प्रोहिबिशन का मतलब है अलाउड ही नहीं है। इसका मतलब मैं यूं कहूं कि प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नहीं होते तो मैं गलत कह रहा हूं। प्राइवेट कंपनी में मैं अगर ये बोल दूं कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नहीं होते तो मैं बिल्कुल गलत कह रहा हूं। होते तो हैं बट क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, उन रिस्ट्रिक्शन को पूरा करो और ट्रांसफर कर दो। मेरी बात क्लियर है? इसका मतलब शेयर्स आर ट्रांसफरेबल बट सब्जेक्ट टू कंडीशंस। शेयर्स आर ट्रांसफरेबल बट सब्जेक्ट टू कंडीशंस। ये कंडीशंस आप पूरी करो तो आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये कभी मत कहना कि प्राइवेट कंपनी में शेयर्स ट्रांसफर नहीं होते हैं। प्राइवेट कंपनी में शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं बट कुछ कंडीशंस हैं। प्रोहिबिशन का मतलब, प्रोहिबिशन मीन्स नो मीन्स नो, कोई रास्ता नहीं है। आप कभी भी पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर पाएंगे। नो प्रोस्पेक्टस अलाउड। आप पब्लिक से पैसा कभी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। सहमत इस बात से? आगे बढ़ जाएं। अब अगर यही प्राइवेट कंपनी मैंने ओपीसी के रूप में तैयार कर ली, क्योंकि मैंने कहा कि ओपीसी भी क्या है, प्राइवेट है, तो उसमें भी रिस्ट्रिक्शन होगी, उसमें भी प्रोहिबिशन होगी। लिमिटेशन उसमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओपीसी में मेंबर सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। करेक्ट? तो ध्यान रखिएगा ओपीसी भी क्या है अपने आप में। ओपीसी डेफिनेशन कहां है? 2 क्लॉज 62 means a private company which has only one person, ब्रैकेट में लिख देना इंडिविजुअल, as its member। इसका मतलब सर जो प्रोविजन प्राइवेट कंपनी पर लगते हैं वो तो ओपीसी पर लगेंगे ही सही, क्योंकि ओपीसी क्या है, प्राइवेट कंपनी है। तो बिल्कुल बच्चों आप सही सोच रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिख दें? ओपीसी इज अ प्राइवेट कंपनी, दैट्स वाई all provisions applicable to private company are automatically applicable to, बोलो बच्चों, टू ओपीसी। बात क्लियर? जो भी प्रोविजन प्राइवेट पे लगेंगे वो तय है कि ओपीसी पे तो लगेंगे ही। जो प्रोविजन प्राइवेट पे नहीं लगेंगे वो तय है कि ओपीसी पे भी नहीं लगेंगे, क्योंकि ओपीसी क्या है, प्राइवेट है।
कोई प्रश्न किसी को? डन। अब पब्लिक कंपनी में सिर्फ मैं आज एक ही हिस्सा करवा पाऊंगा, मतलब पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन दो हिस्से में डिवाइडेड है। जब तुम छोटे थे तो तुमने पढ़ा था कि एक कंपनी जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। ये तो बहुत क्लियर है कि प्राइवेट या पब्लिक में से कोई एक ही होगी। तो अगर अपन प्राइवेट नहीं है तो फिर अपन पब्लिक ही होंगे। बट एक और दूसरा हिस्सा आपने पढ़ा था कि अ प्राइवेट विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल ऑल्सो बी अ पब्लिक कंपनी। तो ये दूसरा हिस्सा तो आज अपन कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय नहीं है, बट पहला हिस्सा मैं आपको कवर कर देता हूं, दूसरे हिस्से पर अपन डिस्कशन कल करेंगे। ठीक है, तो अगली डेफिनेशन किसकी है दोस्तों? टू क्लॉज 71, दैट इज पब्लिक कंपनी। तो कंपनियां आती हैं इसमें, मीन्स अ कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी। और इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए क्योंकि कंपनी या तो हमने कैसे सिलेक्ट कर ली अनुराग, या तो प्राइवेट के रूप में सिलेक्ट कर ली, और जो प्राइवेट के रूप में रजिस्टर नहीं करवाई वो ऑटोमेटिकली पब्लिक के रूप में ही रजिस्टर होगी। इसका मतलब जिस कंपनी के आर्टिकल में ये तीन चीजें तुमने नहीं लिखी वो पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी। और उसे कौन से प्रोविजन लगाने पड़ेंगे? पब्लिक कंपनी पर जो लगते हैं। मेरी बात क्लियर? अब देखो, कंपनीज एक्ट पढ़ना, कंपनीज एक्ट याद होना और कंपनीज एक्ट आना बहुत अलग चीज है। और मां कसम, जिसको आता है ना वो 100 में से अलग दिखते हैं, और वो अपने को सीखना है। सिर्फ याद होना या समझना काफी नहीं है, क्योंकि देखो बच्चों, बहुत 19 से 21 का फर्क होता है। एक सीएस 20,000 रुपये महीना कमा रहा है, एक सीएस 40,000 रुपये महीना कमा रहा है। वही सीएस वही डिग्री लेके लाख रुपए महीना भी कमा रहा है। बस फर्क कहाँ है? ये 19 से 21 सही है। जिसको आता है वो कर जाता है, जिसको नहीं आता है वो रह जाता है। समय दोनों ने बराबर दिया है, दोनों क्लास में बैठे थे। और एक बात ध्यान रखना, कोई ये कह दे कि किसको क्या आता है, ये तुम पर निर्भर करता ही नहीं है। ये निर्भर करता है तुम्हारे टीचर पे। मां कसम, अगर मेरा टीचर मेरे को 9वीं 10वीं में मैथ्स ढंग से पढ़ा देता तो मैं 11वीं 12वीं भी मैथ्स ही लेता। पर उसने शुरुआत ही ऐसी खराब की कि भैया हमने सोचना ही बंद कर दिया। ऑप्शन ही नहीं रहा ना मेरे पास। 11वीं 12वीं में कॉमर्स में भैया ने हमारे अकाउंट अच्छा पढ़ाया ही नहीं, तो सोचना ही बंद कर दिया कि भैया दो ऑप्शन है क्या, सीए सीएस या सीए में। बोला ऑप्शन ही नहीं है, तेरी थ्योरी अच्छी है तो एक काम कर, लॉ में चले जा। इफ यू वांट टू कीप ऑप्शंस विद योरसेल्फ कि मैं इस कंपनी को ज्वाइन करूं या इस कंपनी को ज्वाइन करूं, ठीक है, तो तुम्हें आना चाहिए। नहीं तो फिर तुम्हें ऑप्शन नहीं मिलेगा, तुम्हें कंपल्शन मिलेगा कि अब ये है तो इसी को ज्वाइन कर लो, बस मिल जाए। हियर देयर इज अ डिफरेंस, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी मैंने कहा एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट नहीं है। बस दूसरा वाला हिस्सा लिखवा रहा हूं, अभी चर्चा कल करेंगे। इंक्लूड्स अ प्राइवेट कंपनी which is subsidiary of public company। अब ये चर्चा कल होगी कि वाई एक प्राइवेट को यहां पर पब्लिक क्यों माना
गया है, क्योंकि ये बात तो तय है कि अगर मैंने उसे प्राइवेट होते हुए भी पब्लिक मान लिया तो मैं प्रोविजन कौन से लगाऊंगा, पब्लिक कंपनी पर अप्लीकेबल होने वाला है। और यहीं पर मेरा मोस्ट ऑफ द आंसर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जब हम वो है कोई और बट प्रोविजन किसी और के लगाना चाहते हैं तो हम उसे हमारी परिभाषा में शामिल कर लेते हैं। जैसे चार्ज और मॉर्गेज अलग अलग है, बट जब कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो चार्ज इंक्लूड्स मॉर्गेज। मतलब क्या, हम जो प्रोविजन चार्ज के बनाएंगे वही प्रोविजन मॉर्गेज पे लगाएंगे। शेयर्स और स्टॉक अलग अलग है, बट जब शेयर्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो शेयर इंक्लूड्स स्टॉक। मतलब जो प्रोविजन हम शेयर्स पे बनाएंगे वही स्टॉक पे लगाएंगे। डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। इसका मतलब जो प्रोविजन हम डिविडेंड के लिए बनाएंगे अर्थात फाइनल डिविडेंड के, वही प्रोविजन हम इंटरिम पे लगाएंगे, तो हम उसे इंक्लूड कर लेते हैं। बट अगर हम किसी को एक्सक्लूड करते हैं तो हमारा पर्पस क्या है, हम वो प्रोविजन लगाना नहीं चाहते। इसलिए स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से सेक्शन 8 को बाहर कर दिया, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से होल्डिंग एंड सब्सिडरी को बाहर कर दिया। पर्पस कि जो स्मॉल कंपनी को हम बेनिफिट देंगे वो हम होल्डिंग और सब्सिडरी को देना। क्या बात सीख गए, इंक्लूड करना मतलब हम सेम प्रोविजन अप्लाई करना चाहते हैं, और एक्सक्लूड करना मतलब हम सेम प्रोविजन अप्लाई नहीं करना चाहते हैं। और ये बात सबसे आखिरी आज आपको ध्यान में रखनी है कि इंक्लूड किसे किया जाता है, सेम प्रोविजन अप्लाई करेंगे। एक्सक्लूड किसे किया जाता है, सेम प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे। इसलिए बस, और क्या। ठीक है, इस पर कल चर्चा करके लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड तो काफी आसान है, मतलब 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। फिर बाकी की कंडीशंस बन पड़ेंगे। ठीक है, कल मोस्ट प्रोबेबली आपकी बैच संडे है तो नहीं लगेगी। ठीक है, मुझे जहां तक ध्यान है, फिर भी अगर हमारे पंकज सर हमको बोलेंगे कि लगाओ तो हम लगाएंगे। पंकज सर हमारे बॉस हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस यही इजाजत दीजिए दोस्तों, कल अपन कंप्लीट करेंगे। बट क्या सीख गए, ये बात क्लियर क्या कि कंपनीज एक्ट सिर्फ किस पे लगता है, कंपनीज एक्ट सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनी पर लगता है। क्लियर, तो जो भी प्रोविजन पढ़ रहे हैं आज के बाद, चाहे डायरेक्टर के हो, चाहे जनरल मीटिंग के हो, चाहे ऑडिटर के हो, चाहे डिविडेंड के हो, चाहे एनुअल रिटर्न के हो, चाहे शेयर के बिल के हो, चाहे और भी कुछ, वो सिर्फ रजिस्टर्ड के लिए है। दूसरा, ये रजिस्टर्ड को मुझे चूज करना है या तो प्राइवेट या पब्लिक। अगर मैंने प्राइवेट को चूज नहीं किया तो वो हमेशा पब्लिक में ही जाएगी, मेरे पास चॉइस नहीं है। मुझे लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड में से किसी एक को चूज करना है, ये जरूरी है। तो मेरी हर कंपनी चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो, वह लिमिटेड बाय शेयर्स होगी या लिमिटेड बाय गारंटी होगी या अनलिमिटेड होगी, बट इनमें से कोई एक और एक जरूर होगी। यही कंपनी अगर अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट करवा लेती है, मतलब लिस्टेड कंपनी की कंडीशंस पूरी कर ली है तो लिस्टेड है, और अगर वो लिस्टेड तो फिर वह हमेशा ही अनलिस्टेड है। इन दोनों में से कोई एक ही है। इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी, थर्ड कॉलम बताया था, उसमें जितनी कंडीशंस पूरी करते जाओगे आप उसमें फॉल करते चले जाओगे। अगर आप होल्डिंग की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो तो आप होल्डिंग हो, आप सब्सिडरी की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो तो आप सब्सिडरी हो। एट द सेम टाइम अगर आप गवर्नमेंट कंपनी की कंडीशन पूरी कर रहे हो तो आप गवर्नमेंट भी हो, और एट द सेम टाइम अगर आप एसोसिएट कंपनी की कंडीशंस पूरी कर रहे हो तो आप, तो बस ये जानना कि मेरी कंपनी कौन सी जगह फॉल कर रही है और कौन सी नहीं है, यही इस इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है मेरा, जो अगले 2-1 दिन चलेगा, उसका पर्पस है। ताकि इसके बाद ही अपन समझ पाएंगे कि ये प्रोविजन अगर अपन पढ़ रहे हैं तो ये लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे एक ओपीसी को एजीएम रखना नहीं पड़ती, तो मुझे ये बात क्लियर होनी चाहिए कि मेरी कंपनी ओपीसी में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो मुझे तो एजीएम रखनी पड़ेगी, और आ रही है तो मजे हो गए। क्लियर क्या? चलिए आज के लिए यहीं पर धन्यवाद। अब मुलाकात होगी आपसे 1 बजे। ठीक है, आज से नया मतलब JIGL भी शुरू हो रहा है। ठीक है, चलिए शुभ दिन।